जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, महापुरुषों के नाम का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग कई तरह का झूठ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चलाते हैं और सोशल मीडिया के आने के बाद तो यह काम बहुत आसान हो गया। युग दृष्टा शहीद आजम भगत सिंह के नाम का भी लोगों ने कई बार गलत इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ गवाही देने वाले लोग कौन थे, वहां भी कई तरह के झूठे नाम प्रचारित हुए और उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक वीडियो पिछले दिनों हमने बनाया जिससे आपका बहुत प्यार मिला। एक और झूठ उनके नाम पर चलाया जाता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा दिलवाने वाले वकील हिंदू थे जो आरएसएस से जुड़े थे और उनको बचाने की कोशिश कर रहे आसफ अली मुसलमान थे। इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, आज हम ये जानेंगे और प्रमाण के साथ जानेंगे। मेरे पीछे स्क्रीन पर देखिए, यहां अभिलेख पटल का पोर्टल खुला है। अभिलेख पटल क्या है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है और नेशनल आर्काइव्स में भगत सिंह के मुकदमों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण फाइल अवेलेबल हैं। अच्छा काम यह हुआ है कि उन फाइल्स को डिजिटाइज्ड करके नेशनल आर्काइव्स ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर डाल रखा है। आज हम भगत सिंह के मुकदमों की उन्हीं फाइल्स को देखेंगे और जानेंगे भगत सिंह के उन मुकदमों में किस वकील की क्या भूमिका थी। कुल 2 मुकदमे भगत सिंह पर हुए। पहला था दिल्ली का असेंबली बम केस। आपको ध्यान होगा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके थे। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जो अंग्रेज लेके आए थे, दमनकारी बिल लेकर आए थे, उनके विरोध में। और फिर दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया था, वहां भागे नहीं थे। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर दिल्ली में मुकदमा चला था। उस मुकदमे में कौन वकील क्या कर रहे थे, आइए देख लेते हैं। उस मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पहली बात तो यह कि फांसी की सजा नहीं हुई थी, आजीवन कारावास हुआ था और वो जजमेंट भी यहां अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, आप कैसे करेंगे? आप अपने घर बैठे अपने सेल फोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये काम स्वयं कर सकते हैं, खुद जांच कर सकते हैं। मेरी बात का भी विश्वास करने से पहले आप खुद जांच लीजिएगा। कैसे करना है? ये अभिलेख पटल पर आपको रजिस्टर भी करवाना होगा। एज यूजर वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसके लिए कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, अपना ईमेल आईडी वगैरह देना है और आप यूजर अकाउंट फ्री में क्रिएट होता है, कोई पैसे इसके देने नहीं होते। हमने वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। इसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। हमने लॉगिन भी कर लिया। इसके बाद सर्च कैसे करें उस फाइल को, तो ये देखिए, यहां एडवांस सर्च पर क्लिक कीजिए और यहां पर हम टाइप करेंगे असेंबली बॉम्ब केस। ये ASSEMBLY स्पेस बॉम्ब BOM, ये फाइल्स खुल गई हैं। इतने भर से फाइल खुल गई। यहां टोटल 6 फाइल्स हैं दोस्तों, टोटल 6 फाइल्स हैं। आप चाहें तो ये 6 की 6 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, पर मैं आपको सीधा इसके वॉल्यूम 2 में लेके जा रहा हूं। फाइल जो दूसरे नंबर पे है, इसमें हम जा रहे हैं। ये मैंने ऐड किया और यहां सर्च को क्लिक किया। ये फाइल हमारी आ गई सामने। अब यहां क्लिक किया, ये विंडो में फाइल आ जाएगी और इसके बाद फुल व्यू करना है। हमने इसको फुल व्यू किया तो देखिए, ये अभी पेज 130 है इस फाइल का। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, जहां मर्जी देखें ले जाके आप कर सकते हैं। मैंने इसको पेज 130 पे सेट कर रखा था। क्या है ये? 10 जून 1929 की कहानी है इस पेज पर। उस दिन प्रेजेंट कौन थे आप देखिए स्वयं। भगत सिंह, BK दत्त, अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी, ये दोनों प्रेजेंट किए गए। इसके बाद आसफ अली फॉर बोथ द अक्यूज्ड, दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए उस दिन पेश हो रहे हैं आसफ अली। और इसके नीचे नाम है
सूरज नारायण पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, यानी कि सरकार की ओर से जो वकील थे, अंग्रेजों की ओर से वकील थे। तो यहां तक तो वो बात, इतनी सी बात तो सही लगी कि इस मुकदमे में, असेंबली बम केस में, जब ट्रायल चल रहा था दिल्ली के सेशन कोर्ट में, आसफ अली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वकील थे और सूरज नारायण सरकार की ओर से, प्रोसिक्यूशन की ओर से वकील थे। इसके अलावा यहां पे 4 नाम हैं, गणेश प्रसाद, बंसीधर, कृपाशंकर और एपी देवित्रे। ये 4 असेसर भी थे उस मुकदमे में, जो जज को हेल्प करते हैं असेसमेंट में। और ये मुकदमा चल रहा था दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट जेल में, जहां आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वहां दिल्ली जेल हुआ करती थी, उसके अंदर ही अदालत लगाई गई थी। और सेशन जज थे एल मिडल्टन, ये उनके सिग्नेचर भी आप इस पे देख पा रहे हैं। ये उस दिन की प्रोसीडिंग है। तो यहां तक की बात हमने कहा कि हां जी, असेंबली बम केस में ट्रायल के टाइम आसफ अली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को डिफेंड कर रहे थे, सही बात है, और सरकार की ओर से थे सूरज नारायण। लेकिन यह सारा सच नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है जो अभी हम जानेंगे। उसी वॉल्यूम 2 में आगे चल के उस मुकदमे का फैसला भी लिखा है, जजमेंट भी लिखा है। तो मैं इसके कतई लास्ट पेज पे आ गया हूं स्क्रॉल करते हुए, लास्ट पेज पे, ये वॉल्यूम 2 ही है। लास्ट पेज पे आप देखेंगे, और सेकंड लास्ट पेज, 2 पेज ले लीजिए लास्ट के। इसमें ये सेशन कोर्ट की फाइंडिंग्स और सेंटेंस हैं। भगत सिंह के केस में वो लिखते हैं, द कोर्ट फाइंड्स, ये पढ़िएगा, दैट भगत सिंह इज गिल्टी ऑफ, आईपीसी के सेक्शन 307 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 3 में उनको कन्विक्ट किया और ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की उनको सजा दी दिल्ली के सेशन जज ने 12 जून 1929 को। और इसके नेक्स्ट पेज पे उसी तरह बटुकेश्वर दत्त के लिए, ये बटुकेश्वर दत्त को भी उन्हीं सेक्शन में, वो भी ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ 12 जून, इसमें सेशन जज के सिग्नेचर भी हैं, आप देख सकते हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेशन जज ने आजीवन कारावास की सजा दी थी असेंबली बम केस में। दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को दिल्ली सेशन कोर्ट के यहां से असेंबली बम केस में लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा हुई थी और उस फैसले को चुनौती दी गई थी दोनों की ओर से लाहौर हाई कोर्ट में। उस जमाने में दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं हुआ करता था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट था दिल्ली, और हाई कोर्ट लगता था लाहौर, पंजाब का। तो वो भी हम देखते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी अवेलेबल है। यहां टोटल 6 फाइलें असेंबली बम केस से रिलेटेड हैं, 6 फाइलें, पर वॉल्यूम 7 तक लिखा हुआ है, अभी हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। फिर से एडवांस सर्च पे चलेंगे और यहां इस बार एक बार फिर से वही असेंबली बम हमने टाइप करना है, ASSE, ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया ताकि सारी फाइल्स विजिबल हों। तो ये देखिएगा, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये जो लास्ट फाइल है, ये गिनती में तो छठी है पर वॉल्यूम 7 लिखा है, मुझे यही चाहिए, ये मैंने इस पे ऐड किया और ये सर्च, ये फाइल हमारे सामने आ गई। इस पे फिर से क्लिक करते हैं और यहां विंडो में ओपन हो रही है, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। ये टोटल छोटी सी फाइल है 14 पेज की। सबसे ऊपर चलते हैं हम, बिल्कुल टॉप पे, ये हाई कोर्ट ऑफ लाहौर है और इसमें जजेस, ये डबल बेंच थी, जस्टिस फोर्ड्स और जस्टिस एडिसन। और इस मुकदमे में कौन किसके लिए खड़ा था ये देखिएगा जरा। कहता है अपेलेंट्स इन पर्सन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों स्वयं हाजिर हैं। इनके साथ कहते हैं आसफ अली एडवोकेट फॉर बीके दत्त, आसफ अली एडवोकेट फॉर बीके दत्त, नॉट फॉर भगत सिंह। और सरकार की ओर से कौन है, यहां एक नहीं 2 वकील हैं, एक का नाम है अब्दुल रशीद और दूसरे का नाम है सूरज नारायण। तो लाहौर हाई कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया सेशन जज के फैसले को,
तो यहां सरकार की ओर से अब एक नहीं दो वकील थे, अब्दुल रशीद और सूरज नारायण, और भगत सिंह ने किसी वकील की सेवाएं यहां नहीं ली हैं। बीके दत्त के लिए, बटुकेश्वर दत्त के लिए आसफ अली वहां खड़े थे। ये यहां ऊपर लिखा है, और इसको आगे भी हम वी कैन कंफर्म इट। आगे देखिए, बीच बीच में इसका जिक्र आ रहा है। मैं पेज 13 पे सीधा जाऊंगा। ये देखिएगा, कोई आर्ग्यूमेंट जो सरकार की ओर से था उसको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस पर आपत्ति करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। यहां क्या लिख रहा है जज अपने फैसले में, डबल बेंच के फैसले में ये लिखा गया है, भगत सिंह हैज ऑब्जेक्टेड, भगत सिंह हैज ऑब्जेक्टेड एज हैज काउंसिल फॉर द अदर अपेलेंट। दूसरे अपेलेंट यानी बटुकेश्वर दत्त के काउंसिल यानी कि आसफ अली ने जैसे एतराज किया, उसी तरह भगत सिंह ने भी एतराज किया है। भगत सिंह के काउंसिल ने नहीं, भगत सिंह ने, यानी भगत सिंह खुद अपना केस लड़ रहे थे वहां पे। और खास बात इसमें मैं बताऊंगा, इसी के एक पेज पीछे जाइए आप, पेज नंबर 12। यहां देखिए जरा जज क्या लिख रहे हैं भगत सिंह के लिए। दैट भगत सिंह इज अ सिंसियर रिवोल्यूशनरी, आई हैव नो डाउट। भगत सिंह इज अ सिंसियर रिवोल्यूशनरी, आई हैव नो डाउट। भगत सिंह एक गंभीर क्रांतिकारी हैं, इस बात में हमें कोई संदेह नहीं है। ये उन अंग्रेज जजों का लिखना था अपने फैसले में। लाहौर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई असेंबली बम केस के सेशन जज के फैसले के खिलाफ, तो हमने क्या यहां से निष्कर्ष निकाला कि पहला मुकदमा जो असेंबली बम केस का था, उसमें जब दिल्ली में सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वकील थे आसफ अली, और सरकार की ओर से थे सूरज नारायण, जिनके लिए सोशल मीडिया पर यह चलाया गया कि वो आरएसएस के मेंबर थे। कोई सबूत दूर दूर तक कहीं नहीं मिला मुझे उनको आरएसएस से जोड़ सकें। दूसरी बात, वर्ष 1929 में जून के महीने में वो मुकदमा चला था, और 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस को शुरू किया था। 1929 तक ये संगठन ऐसा नहीं हो गया था कि दिल्ली तक इसकी शाखाएं हों और दिल्ली के वकील उससे प्रभावित होते हों, ऐसा था ही नहीं। पहली बात तो ये है, कोई प्रमाण कहीं, कोई दस्तावेजी प्रमाण इसका कहीं मुझे तो मिला नहीं जितनी मैं रिसर्च किया है। जब लाहौर हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी गई तो भगत सिंह की तरफ से कोई वकील वहां नहीं खड़ा था, बटुकेश्वर दत्त के वकील थे आसफ अली। सरकार की ओर से लाहौर हाई कोर्ट में दो वकील थे, अब्दुल रशीद और सूरज नारायण। तो यहां तक अगर हम देखें असेंबली बम केस को अगर हम देखते हैं तो तस्वीर कुछ कुछ साफ हो जाती है। एक प्रश्न मन में उठता है कि अगर सेशन कोर्ट में भगत सिंह के वकील आसफ अली थे, तो फिर भगत सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में जब उस फैसले को चुनौती दी तो आसफ अली की सेवाएं क्यों नहीं ली? भगत सिंह ने बहुत लिखा है, पर इस विषय में उन्होंने सीधे तौर पर कहीं नहीं लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट में मैंने आसफ अली की सेवाएं क्यों नहीं ली। हां, एक और मुकदमा चला था भगत सिंह के एक साथी क्रांतिकारी, साथी तो क्या जूनियर थे भगत सिंह से, पर भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, हरिकिशन सरहदी। हरिकिशन सरहदी ने उस समय के पंजाब के गवर्नर मॉन्टमोरेंसी पर गोली चला दी थी जब मॉन्टमोरेंसी पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आए हुए थे। वो घायल हो गए थे पर जान बच गई थी। एक सब इंस्पेक्टर चानन सिंह नाम का वो मारा गया था। उस मुकदमे में हरिकिशन की ओर से वकील थे आसफ अली। आसफ अली ने जो डिफेंस लाइन ली थी उस मुकदमे में, उस पर भगत सिंह को सख्त ऐतराज था। यह उस जमाने की बात है जब खुद भगत सिंह के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का फैसला आ चुका था, उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, वो फांसी का इंतजार कर रहे थे। यह जनवरी 1931 के आसपास की बात है। तो हरिकिशन सरहदी के मुकदमे के संबंध में भगत सिंह ने अपने किसी मित्र को 2 पत्र लिखे हैं, और इन दोनों पत्रों में वो इस बात पर सख्त ऐतराज जता रहे हैं कि
कि हरिकिशन सरहदी का मुकदमा गलत ढंग से लड़ा जा रहा है। वकील जो सलाह दे रहा है वो एकदम गलत है। जिस तरह की सलाह वकील ने दी है, आसफ अली ने दी है, उससे उस मुकदमे को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन को बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा भगत सिंह लिखते हैं। और दूसरा एतराज ये भी करते हैं कि बड़ी मोटी फीस आसफ अली ने चार्ज की है और फर्स्ट क्लास रेलवे का डबल किराया वसूल किया है, यह भी गलत है। पर इससे भी बड़ी आपत्ति उनको वही है कि जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो गलत ले रहे हैं और उससे पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान हो रहा है। एक किताब है, मैं आपको दिखाता हूं, भगत सिंह पत्र, तार पर्चे और अदालती बयान। वैसे टोटल भगत सिंह के पत्र और दस्तावेज के ऊपर 4 वॉल्यूम में ये किताब आई है। ये इसका वॉल्यूम 1 है और ये कंपाइलेशन है प्रोफेसर चमनलाल की। जेएनयू के प्रोफेसर थे और भगत सिंह पर शायद पूरा जीवन लगा दिया है प्रोफेसर चमनलाल ने, उनकी कंपाइलेशन है। और वो दोनों पत्र भी जो भगत सिंह ने अपने किसी मित्र को लिखे थे वो इसमें अवेलेबल हैं। मैं यहां डॉक्यूमेंट कैमरा की मदद से आपको वो दोनों पत्र दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, भगत सिंह के उन 2 पत्रों को हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कैमरा की मदद से। और मुझे यहां इस अभिलेख पटल से एक बार एग्जिट करना होगा। मैं जाता हूं होम पर और यहां से ये इनपुट डिवाइस मुझे चेंज करनी होगी। HDMI 2 पे मैं गया और यहां ये डॉक्यूमेंट कैमरा आ गया। ये किताब मैंने डॉक्यूमेंट कैमरा पर रख दी है और इसमें मैं सीधे जाता हूं। ये जनवरी 1931 में जो पहला पत्र भगत सिंह ने लिखा, इधर नीचे की ओर देखें पेज 91 पे, इसमें नीचे पढ़ें, मुझे इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि हरिकिशन अदालत में सफाई के तौर पर वही कारण पेश करना चाहते हैं जो असेंबली बम केस में पेश किया गया था। मुझे इस बात से भी कम आश्चर्य नहीं हुआ कि आसफ अली को दिल्ली से हरिकिशन की पैरवी के लिए बुलाया गया और हालांकि लाहौर का ही कोई अच्छा वकील इससे बहुत कम फीस पर राजी हो जाता, परंतु इस मामले का यह दूसरा पहलू मुझे इस बात की प्रेरणा नहीं कर रहा कि मैं यह पत्र लिखूं। मेरा यहां मतलब पहली बात से है। क्या? मोटी फीस ली गई है, रेलवे का फर्स्ट का डबल किराया लिया गया फर्स्ट क्लास का, पर इसकी वजह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। यह सही तो नहीं था, पर यह प्रमुख कारण नहीं है जिसकी वजह से भगत सिंह पत्र लिख रहे हैं। वो पत्र लिख रहे हैं कि डिफेंस क्या लिया। वो पहली बात। जहां तक मैंने सुना है, सफाई के वकील महाशय उसे यह कहने की सलाह दे रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो मोटी बात कहने की यह है कि भगत सिंह ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, आसफ अली का जो स्टैंड रहा हरिकिशन सरहदी के मुकदमे में। पत्र दूसरा भी है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये पत्र पूरा होता है, ये भी लंबा पत्र है, ये जाके यहाँ ख़त्म होता है पेज नंबर 94 पे। और इससे पहले वो जो दूसरा पत्र है वो पेज 87 पे दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये आपने देखे भगत सिंह के पत्र जो उन्होंने हरिकिशन सरहदी के मुकदमे के संबंध में लिखे। अब इन पत्रों से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि कारण यही रहे होंगे, कि भगत सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में जब चुनौती दी असेंबली बम केस के फैसले की, तो आसफ अली की सेवाएं नहीं लेने के पीछे हो सकता है कुछ ऐसे रीजन रहे हों जो अब हरिकिशन सरहदी के मुकदमे में सामने आए हैं। पर यह हमारा कयास है, यह भी हो सकता है और संभव है ऐसा ना भी हो। खैर, हम लौटते हैं भगत सिंह के मुकदमों पे। एक बार फिर से मैं एग्जिट करूंगा और अभिलेख पटल पर जाऊंगा और देखेंगे भगत सिंह का दूसरा मुकदमा, यानी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वो मुकदमा जिसमें भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा जिस मुकदमे में हुई, उसमें कौन वकील थे जो भगत सिंह के साथ खड़े थे और कौन वकील थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और यह फिर से हम देखेंगे अभिलेख पटल पर जाकर, एडवांस सर्च में यहां फिर से लिखेंगे। इस बार हम असेंबली बॉम्ब केस नहीं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लिखेंगे। तो आइए, ये रहा LAHORE स्पेस
कॉन्स्पिरेसी CONS, और इतने भर से ये फाइलें खुल गई हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड ये फाइल्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। इसमें जो लास्ट की फाइल है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 प्रोसीडिंग्स, सीधा हम प्रोसीडिंग्स पर जाते हैं। आइए, ऐड करिए, सर्च करिए। ये एक बड़ी फाइल है, हम क्लिक कर देते हैं और आप देख रहे हैं 734 पेज की ये फाइल है और यहां से कई बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसे भी फुल स्क्रीन कर दिया हमने और हम चलते हैं शुरू से। आइए इसको स्क्रॉल करके, इसमें एक चीज मैं बताऊं, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की प्रोसीडिंग्स कहां हुई? स्पेशल ट्रिब्यूनल की। और ये ट्रिब्यूनल बना था लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों को जोड़ के। एक ऑर्डिनेंस वाइसराय ने इशू किया था, उसके तहत एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना और उस स्पेशल ट्रिब्यूनल के 3 मेंबर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उस ट्रिब्यूनल के आगे की टोटल प्रोसीडिंग्स यहां इन 734 पेज में अवेलेबल हैं। और यहां ये जो हाथ से लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये उन प्रोसीडिंग्स पर अमर बलिदानी सुखदेव के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। जहां जहां गवाहों ने झूठे बयान दिए, गलत बयानी की, वहां वहां अपनी बात सुखदेव ने लिखी हुई है और जहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिला वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। ये मैंने खैर बताया, आप इसको खुद अभिलेख पटल पर जाकर पढ़ सकते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930, ये प्रोसीडिंग बुक, और इसमें ये देखिए यहां से वो 3 जज कौन थे जिनका ये ट्रिब्यूनल बना, वो तीनों नाम यहां हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आगा हैदर बारेट लॉ, और तीसरा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस GC हिल्टन ICS। देखिए उस जमाने में ICS भी हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। GC हिल्टन वाज एन ICS ऑफिसर, ही वाज नॉट अ बैरिस्टर। खैर ये ट्रिब्यूनल बना, बाद में ट्रिब्यूनल चेंज भी हुआ है बीच में, उसमें हम बाद में बात करेंगे। हम देख रहे हैं वकील कौन थे। ये देखिए, जिस दिन ये प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं उस दिन भगत सिंह और उनके साथियों की ओर से कोई वकील नहीं है। सरकार की ओर से जो वकील हैं, काउंसिल फॉर क्राउन, क्राउन की ओर से जो वकील खड़े हैं वो 1 नहीं 2 नहीं 3 वकील थे। सबसे ऊपर नाम है CH कार्डन नॉड का, ये एक अंग्रेज हैं। दूसरे नंबर पर नाम है खान साहेब कलंदर अली खान, ये हैं। और तीसरे नंबर पे लाला गोपाल लाल, ये हैं। तो 3 वकील अंग्रेजों की ओर से उस मुकदमे को लड़ते हैं। मेन इनमें जो हैं वो है CH कार्डन नॉड, उसके बाद हैं कलंदर अली खां और लाला गोपाल लाल। तो एक अंग्रेज वकील है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। ये 3 वकील अंग्रेजों की ओर से हैं। और आगे कहता है ऑल 18 accused present in person, 18 पर अभियोग लगाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके बाकी साथी वो इन पर्सन प्रेजेंट थे, वहां उनका कोई वकील नहीं था। तो क्या इस मुकदमे में कोई वकील था ही नहीं? हां, सच बात है, भगत सिंह का कोई वकील नहीं था। इनको ट्रिब्यूनल ने एक वकील की सेवाएं लेने के लिए कहा और एक रणनीति बनाई थी इन्होंने। उस रणनीति के तहत वो आगे चल रहे थे सारे साथी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब इनको कहा गया कि वकील की सेवाएं ले लो तो किसने क्या जवाब दिया। आइए देख लेते हैं और कौन वकील फिर इनकी तरफ से लड़े मुकदमा। ये देखिए दोस्तों, ये इस PDF फाइल का पेज नंबर 12, और अगर इसके ऊपर मार्क्ड पेज गिने तो पेज नंबर ये 13। इसमें 6 मई 1930 का एक ऑर्डर है। ये 6 मई का है, नीचे डेट लिखी है, ये 6 मई 1930 का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को पढ़ें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती हैं। अदालत ने एक एक करके इनसे पूछा, वकील चाहिए? भगत सिंह सेज नो। ये देखिए ऊपर लिखा है
The tribunal asked each of the accused regarding his wishes in the matter of being represented by counsel at the expense of government with the following result. अदालत ने इनसे पूछा कि क्या सरकारी खर्चे पर आप वकील की सेवाएं लेना चाहेंगे, तो किसका क्या उत्तर था ये लिखा है। भगत सिंह नो, नहीं चाहिए कोई वकील। सुखदेव नो। तीसरे हैं किशोरी लाल। किशोरी लाल कहते हैं यस बट कैन नेम नोबडी, हां सेवाएं तो लूंगा पर आज नाम नहीं बता सकता। वांट्स टू कंसल्ट किशन सिंह, अ मेंबर ऑफ द डिफेंस कमेटी। इनकी जो डिफेंस कमेटी बनी थी उस डिफेंस कमेटी के एक सदस्य थे सरदार किशन सिंह, सरदार भगत सिंह के पिताजी। तो किशोरी लाल कहते हैं कि वकील की सेवाएं तो लूंगा पर आज नाम नहीं बता सकता, मैं पहले भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह से इस बारे में मशवरा करना चाहता हूं, सलाह लेना चाहता हूं। नेक्स्ट आज्ञाराम नो, नहीं चाहिए वकील। देशराज यस कैन नॉट एट प्रेजेंट से whom he wants, आज नाम मैं भी नहीं बता सकता। और आगे प्रेमदत्त यस, आंसर वही कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह की सलाह लेना चाहता हूं। जयदेव नो, शिव वर्मा नो, गया प्रसाद स्टेट्स ही विल गिव नो रिप्लाई, उन्होंने उत्तर देने से ही मना कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा ने कहा कि नहीं लेना वकील, और इधर गया प्रसाद ने इसका जवाब ही नहीं दिया। कुछ ने कहा कि हां लेंगे पर आज नाम नहीं बता सकते, सरदार किशन सिंह से पहले सलाह करना चाहते हैं। और महावीर सिंह सेज ही विल टेक नो पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, महावीर सिंह ने कहा कि मैं आपकी अदालत की कार्रवाई में भाग ही नहीं लेना चाहता। महावीर सिंह, उनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था इस मुकदमे में और सेल्यूलर जेल में 17 मई 1933 को भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे महावीर सिंह। विजय कुमार सिन्हा नो हेल्प। कुंदन लाल आई रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन बाय दिस कोर्ट। और शिवराम इलियास राजगुरु, शिवराम हरि राजगुरु नो हेल्प। इस तरह से इन 18 के 18 से पूछा तो आप देखें यहां भगत सिंह, सुखदेव और कई अन्य साथियों ने तो साफ मना कर दिया, वकील की सेवाएं नहीं चाहिए। कुछ ने कहा सेवाएं लेंगे वकील की पर नाम डिसाइड करेंगे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह से चर्चा करने के बाद। और कुछ ने कहा कि हम भाग ही नहीं लेना चाहते आपकी इन प्रोसीडिंग्स में। तो ये 6 तारीख की प्रोसीडिंग्स थी, 6 मई 1930 की। इसमें भगत सिंह ने फिर क्या कहा है इसके बाद वकील को लेके, वो देखिए इस ऑर्डर में लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Bhagat Singh accused then put in an application stating that he wanted a legal advisor to watch the proceedings of the tribunal and to give him advice on lines of cross-examination. He also stated that the said legal advisor will not cross-examine the witness nor address the court, and that for the present he wanted Mr. Duni Chand, Mr. Nod, Card Nod. Public prosecutor stated that he had no objection to this arrangement provided seating arrangement was available. The tribunal sanctioned the arrangement proposed. तो भगत सिंह ने साफ कह दिया कि मुझे वकील की सेवाएं नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मुझे लीगल एडवाइजर चाहिए। और वो लीगल एडवाइजर वो चुनते हैं दुनीचंद को। दुनीचंद खुद वकील थे, भगत सिंह के पिता के दोस्त थे, बड़े सच्चे देशभक्त थे और कहते हैं कि दुनीचंद मेरे लीगल एडवाइजर होंगे पर इनका काम ना तो सरकारी गवाहों से जिरह करना होगा, क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकेंगे, ना ही ये कोर्ट को मेरे बिहाफ पर एड्रेस कर सकेंगे, ये सिर्फ कोर्ट में रहकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे और जैसी जैसी जरूरत होगी मुझे सलाह देंगे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल में जब मुकदमा चला तो वहां भगत सिंह के वकील कोई नहीं थे। उन्होंने दुनीचंद को अपना लीगल एडवाइजर लगाने की बात कही थी। हालांकि बाद में दुनीचंद की सेवाएं भी नहीं ली गई क्योंकि जब उनको बैठने की सही जगह नहीं दी गई थी तो उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया था।
कुछ साथियों को लीगल काउंसिल की सेवाएं मिली, किस किस को मिली और वो कौन वकील थे वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो भी हमारे सामने जानकारी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैं इसी को स्क्रॉल करते हुए पीडीएफ पेज 36 और इस फाइल का ये जो ऊपर 39 लिखा, हम यहां पहुंच गए हैं। ये 13 मई 1930 की प्रोसीडिंग्स की कहानी है और उस दिन कौन प्रेजेंट थे ये यहां दिखता है, तो देख लीजिए एक बार। CH कार्डन नॉड सरकारी वकील, कलंदर अली खान सरकारी वकील, लाला गोपाल लाल ये सरकारी वकील, और अमरदास ये एडवोकेट हैं अजय कुमार घोष के लिए, किशोरी लाल के लिए और देशराज के लिए। 18 में से 3 जो अभियुक्त हैं, कौन कौन? अजय घोष, किशोरी लाल और देशराज। इनके लिए अदालत में जो वकील खड़े हुए वो थे अमरदास, और इनके अलावा बलजीत सिंह प्रेमदत्त की ओर से। तो ये 2 वकील खड़े हैं, कौन कौन? बलजीत सिंह प्रेमदत्त के लिए और अमरदास हैं अजय कुमार घोष, किशोरी लाल और देशराज के लिए। तो इस मुकदमे में भगत सिंह का कोई वकील नहीं था, सरकारी वकील 3 थे, हमने देख लिया। तो दोस्तों, हमने भगत सिंह के दोनों मुकदमे देखे और उन दोनों मुकदमों में कौन कौन वकील थे वो भी देखे। मैं एक बार फिर से समाप्त करते हुए दोहराई देता हूं। असेंबली बम केस में सरकार की ओर से थे सूरज नारायण, और भगत सिंह की ओर से जैसे मैंने बात की ट्रायल केस के टाइम आसफ अली वकील थे। लेकिन उसी मुकदमे को, उसी सेशन जज के फैसले को जब भगत सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी तो आसफ अली की सेवाएं उन्होंने नहीं ली। दूसरा मुकदमा उन पर जो चला वो था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का, और उस मुकदमे में उन्हें, राजगुरु सुखदेव तीनों को फांसी की सजा हुई थी। उस मुकदमे में ना भगत सिंह का कोई वकील था, ना राजगुरु का कोई वकील था, ना सुखदेव का कोई वकील था। अंग्रेजों की ओर से 3 वकील थे, कार्डन नॉड, कलंदर अली खान और लाला गोपाल लाल। तो इनको किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के, किसी एक संगठन के साथ बांध के देखना ना ये देश हित में है ना समाज हित में है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। फिर भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा था आप उस पर विश्वास करें। आप स्वयं तोलना, स्वयं जांच करना। सोशल मीडिया पे एक झूठ कोई चलाता है और हम अनजाने में ही उस पर विश्वास करके उसको एंडोर्स कर दें, उसको शेयर कर दें, तो हम भी तो कहीं ना कहीं उस झूठ के फैलाने में जिम्मेदार हो जाते हैं, जो देश और समाज दोनों के ही लिए नुकसानदेह होता है। तो आखिर में मेरा आपसे आग्रह ये है कि स्वयं जांचा करें, स्वयं परखा करें और तब किसी बात पर विश्वास करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।